हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जीएस घुरिये के बारे में। तो आइए जानते हैं। गोविंद सदाशिव घुरिये का जन्म महाराष्ट्र के एक गांव मालवन में एक सुसंस्कृत सारस्वत परिवार में 12 दिसंबर 1893 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जूनागढ़ से बीए और एमए संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। स्नातकोत्तर अध्ययन में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए घुरिये को चांसलर द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक विषय पर जो शोध आपने किया वह 1932 में हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन सीरीज में प्रकाशित हुआ, जिसने घुरिये को समाजशास्त्रीय जगत में पर्याप्त ख्याति प्रदान की। घुरिये एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, इसीलिए संस्कृत और अंग्रेजी में एमए करने के बावजूद आपका समाजशास्त्र में उच्च अध्ययन के लिए चयन हो गया। 1920 में आप उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां आपको छात्रवृत्ति मिली और 1922 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। भारत में सबसे पहले 1919 में प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स ने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। घुरिये ने 1924 में प्रोफेसर गेट्स ने समाजशास्त्र विभाग के रीडर व अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस रूप में डॉक्टर घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की संस्थापना में आपकी मुख्य भूमिका थी। इस संस्था के आप 1952 से 1966 तक अध्यक्ष रहे। बॉम्बे एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी के भी आप 1942 से 1949 तक अध्यक्ष रहे। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रकाशन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1984 में डॉक्टर घुरिये का निर्वाण हो गया। घुरिये की प्रमुख कृतियां हैं। 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1945 में कल्चर एंड सोसाइटी, 1962 में कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, 1962 में सिटीज एंड सिविलाइजेशन, 1964 में द इंडियन साधुज इनकी मुख्य कृतियां थीं। आइए जानते हैं कि घुरिये जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं। घुरिये ने जाति व्यवस्था पे अनेक पुस्तकें एवं लेख लिखने के बावजूद इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। घुरिये ने संभवतः इसलिए जाति प्रथा को उसकी संरचनात्मक और संस्थानात्मक 6 विशेषताओं के आधार पर बताए हैं। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति प्रथा ने मूल रूप से संपूर्ण हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी सुनिश्चित है। इस प्रकार खंड विभाजन का तात्पर्य डॉक्टर घुरिये के अनुसार यह है कि जाति प्रथा द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होती है और समग्र समुदाय के प्रति न होकर जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक कर्तव्य बोध होता है। घुरिये ने जाति द्वारा समाज में खंडात्मक विभाजन की विशेषता को और भी स्पष्ट रूप से समझाते हुए लिखा कि विभिन्न जातियों के परिवार, धर्म, विवाह और मृत्यु संबंधी रीति रिवाजों में भी बहुत अंतर पाया जाता है। ब्राह्मण लोग न तो विधवा विवाह की आज्ञा देते थे और न ही जाति प्रथा के रूप में रखैल प्रणाली को सहन करते थे। बहुत सी नीची जातियों के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती। विभिन्न जातियों के मध्य केवल सांस्कृतिक विषयों में ही अंतर नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से भी आचार के भिन्न भिन्न सांस्कृतिक स्तर रखे जाते थे। उदाहरण के लिए बात करें
कि पूना की ब्राह्मण सरकार ने मद्यपान, मद्य उत्पादन तथा बिक्री निषेध कानून बनाते हुए भी भंडारी, कोली और ऐसी ही अन्य जातियों को उसके प्रभाव से पृथक रखा, किंतु ब्राह्मण, शरणवी, प्रभु तथा सरकारी अधिकारियों के लिए कठोर रूप से इसके उपयोग का निषेध किया। विभिन्न जातियों के मध्य नैतिकता और रीति रिवाजों की यह भिन्नता इतनी स्पष्ट थी कि प्रारंभिक काल में भारत का ब्रिटिश न्यायालय न केवल पंडितों की ही सम्मति लेता था, अपितु संबद्ध जातियों के मुखियाओं की साक्षी भी वास्तविक रीति रिवाजों के संबंध में लेता था। इसी प्रकार मृत संस्कार के संबंध में हिंदुओं में कोई स्थायी व्यवस्था विद्यमान नहीं है। दूसरा है संस्तरण। डॉक्टर घुरिये के शब्दों में जाति समाज का मुख्य लक्षण विभिन्न समूहों की श्रेणीबद्धता या संस्तरण है। भारत में सर्वत्र जातियों में सामाजिक वरिष्ठता विद्यमान है, जिसमें ब्राह्मण इस श्रेणी का विभक्त संस्था का प्रमुख है। स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि जाति प्रथा द्वारा निर्धारित विभिन्न खंडों में उच्च नीच का एक संस्तरण या उतार चढ़ाव होता है और इसमें परंपराओं के अनुसार प्रत्येक जाति का स्थान जन्म पर आधारित होता है। इस संस्तरण में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति होती है। इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्थान क्रमशः निम्न होता है। यह संस्तरण मुख्यतः जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत कुछ स्थिर और दृढ़ होता है और इसी कारण साधारणतः इस संस्तरण में ऊंचे स्तर पर उठना असंभव हो नहीं पर कठिन अवश्य हो जाता है। जैसे कि बताया जा सकता है कि धन, प्रतिष्ठा, सत्ता व अपरिचितता के आधार पर नीचे की जाति के सदस्य ऊपर की जाति में जा सकते हैं। घुरिये का मत है कि सबसे ऊपर की स्थिति वाले ब्राह्मण तथा सबसे नीचे की स्थिति वाली अछूत जाति के बीच में जो अनेक जातियां हैं, जातीय संस्तरण में उनकी वास्तविकता स्थिति को निश्चित करने की समस्या गंभीर है। सामाजिक मर्यादा या प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए मनुष्य ज्यों-ज्यों प्रयत्न करता है, उसमें से उपयुक्त प्रयत्न भी एक है। अतः जातीय संस्तरण में विभिन्न जातियों की स्थिति वास्तव में अस्थिर कही जा सकती है। तीसरा है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। घुरिये का मत है कि जाति प्रथा के निषेधात्मक नियमों में भोजन संबंधी प्रतिबंध उल्लेखनीय है। कौन कौन सी जातियां किन किन जातियों के हाथ का बना भोजन खा सकती है या नहीं, इसके कुछ नियम और प्रतिबंध हैं। मांसाहारी भोजन में उच्च नीच का भेदभाव भी पाया जाता है। ब्राह्मणों का हाथ का बना भोजन दूसरी सभी जातियों के सदस्य खा लेते हैं। सबसे अधिक प्रतिबंध अछूतों के हाथ के बने भोजन पर है। भोजन संबंधी प्रतिबंध भोजन के प्रकारों पर भी निर्भर है। इस दृष्टिकोण से भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: फलाहारी, पक्का और कच्चा। फलाहारी भोजन में फल, दूध तथा दूध से बनी चीजें, पक्के भोजन में तेल या घी में तली चीजें जैसे पूड़ी, कचौड़ी आदि तथा कच्चे भोजन में पानी में उबाले हुए चावल, दाल तथा रोटियां आदि आती हैं। चौथा है विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। डॉक्टर घुरिये ने जाति प्रथा के अंतर्गत विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताओं तथा विशेषाधिकारों का भी वर्णन किया है। इस संबंध में उनका मानना है कि सबसे अधिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है और सबसे अधिक निर्योग्यताएं अछूतों के लिए है। दक्षिण भारत में अछूतों की व्यवस्था अत्यंत दयनीय रही है। वे उच्च जाति के लोगों को छूना तो दूर, उनको अपनी सकल सूरत भी नहीं दिखा सकते थे। ट्रावनकोर, पूना आदि स्थानों में अनेक सड़कों पर इन जातियों के लोगों को चलने की आज्ञा भी न थी।
उसी प्रकार उनको न तो मंदिरों में प्रवेश का अधिकार था, न स्कूलों में बच्चों को पढ़ने का, और न ही उन कुओं तालाबों में पानी भरने का जिनको की उच्च जाति के लोग व्यवहार में लाते थे। गांव में तो इस प्रकार के प्रतिबंध और भी कठोर होते थे और अछूतों को किसी भी प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। घुरिये ने अपने अध्ययन में पाया कि उत्तर भारत, महाराष्ट्र और तेलुगु, कन्नड़ आदि प्रदेशों में अपवित्र जातियों को गांव की बाहरी सीमा पर रहने के लिए विवश किया जाता था। 5वां है व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। घुरिये ने जाति प्रथा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता बताई है कि प्रायः प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपना परंपरागत पेशा मानती हैं और छोड़ना उचित नहीं समझा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित के काम को और चर्मकार जूते बनाने को ही करना कठिन समझते हैं। ऐसा ही होता है और जाति प्रथा का नियम यही है। साथ ही साथ केवल प्रजातियों का ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले पेशों में भी ऊंचाई और नीचाई होती है। जिन पेशों में एक व्यक्ति को अपवित्र वस्तुओं के संपर्क में आना होता है, उन पेशों को नीचा माना जाता है। लास्ट पॉइंट है विवाह पर प्रतिबंध। घुरिये के अनुसार प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंधक होते हैं। उन प्रतिबंधों में अंतर्विवाह का नियम सबसे प्रमुख है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित है और प्रत्येक जाति अंतर्विवाही समूह है, अर्थात अपनी उपजाति से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारिक रूप में एक ही वर्ण की 2 उपजातियों की भौगोलिक सीमा पर रहने वाले व्यक्ति आपस में विवाह कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की 4 मुख्य उपजातियां हैं: सरयूपारी, कान्यकुंज, सनागढ़ तथा गौड़। पर्वतों में रहने वाली गढ़वाली और कुमांचली ब्राह्मण, सारस्वत, त्यागी आदि इस प्रदेश के ब्राह्मणों की अन्य उपजातियां हैं जिनकी संख्या अधिक नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों की विभिन्न जातियों और उपजातियों में भी विवाह पाए जाते हैं, पर ये विवाह एक भौगोलिक और भाषा संबंधी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भौगोलिक और भाषा संबंधी क्षेत्र में भिन्नता के साथ साथ अंतर्विवाह के नियम भी कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक युग में शिक्षा के विस्तार, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव, यातायात व संचार साधनों में उन्नति, हरिजन आंदोलन व सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप उपयुक्त सभी प्रतिबंध दिन प्रतिदिन दुर्बल या व्यवहारिक रूप में समाप्त होते जा रहे हैं। धन्यवाद।